जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों मनाया जाता है? तो एड्स नाम की जो हमारी डिसीज है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि इस बार की थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस बार की थीम है। एड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये बीमारी का नाम है और जिस वायरस से ये फैलता है उसका नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो दोनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक अपने देश से एड्स को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए एक आपसे प्रश्न मैं पूछता हूं, आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि एड्स नाम की जो डिसीज है उसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आपको आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था अपनी सिस्टर के रिजल्ट के बारे में, जिसने अभी ज्योग्राफी नाम के सब्जेक्ट में नेट के साथ साथ JRF को भी क्लियर कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको उसकी थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूँगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने सिस्टर की, तो इसकी जो स्कूलिंग हुई है यानी कि 1 से लेकर के 12 तक की जो स्कूलिंग है वह आपके प्राइमरी और सरकारी स्कूल में हुई। यानी कि इसने पहले 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद में 6 से लेकर के 12 तक की जो पढ़ाई है वह इसकी हुई है सरकारी स्कूल में। उसके बाद में आ जाता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब हुआ है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ आर्ट की जो डिग्री है वह इसने घर पर बैठकर ही हासिल की। यानी कि यह कभी स्कूल नहीं गई, सिर्फ एग्जाम देने जाती थी और घर से स्कूल दूर था तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होने के कारण यह कभी स्कूल नहीं जाती थी। यानी कि BA में इसने कभी भी क्लास नहीं लिया था। फिर आ जाती है MA की बारी। तो MA भी इसने घर से बैठकर ही किया क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, जिसके कारण घर से ही इसने पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री हासिल की। उसके बाद में इसने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने इसकी तैयारी जो है वो MA के 2nd ईयर से ही शुरू करवा दी थी। तो इसने पहले ही प्रयास में नेट को क्लियर कर लिया था और उसके बाद में दोबारा जब इसने अटेम्प्ट दिया तो फिर नेट क्लियर हुआ और तिबारा जब इसने अटेम्प्ट दिया तो वहाँ पर इसने नेट या फिर JRF को क्लियर नहीं कर पाई थी। तो फाइनली अब जाकर के ये इसका चौथा अटेम्प्ट था जिसमें नेट के साथ साथ इसने JRF को क्लियर किया है। अब यहाँ पर जो भी इस वीडियो को लड़कियां देख रही हैं, खास तौर पर वे लड़कियां जो कि गांव से हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं 12 के बाद में जो भी इसकी पूरी स्कूलिंग रही है वह टोटल घर से हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के स्कूल में इसने शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो कुछ भी इसने सीखा वह या तो मुझसे सीखा या फिर पिछले साल इसको मोबाइल मिली है, तब जाकर के इसने मोबाइल से थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था। और ये जो टोटल इसकी पढ़ाई रही है वह ऑनलाइन रही है। खुद से इसने पढ़ना शुरू किया और उसी के द्वारा आज इसने JRF को क्लियर किया है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे गांव में लड़कियां रहती हैं वह यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकती हैं कि भले ही आपको घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हों, बहुत सारी आपके घर में परेशानियां हों, लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि आपके पास में मोबाइल एक ज़रूर होगा। और अगर आपके पास में मोबाइल है तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। मात्र 600 रुपये या 550 रुपये प्रति 3 महीने के डेटा में आप IAS तक का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपके भीतर वो आग होनी चाहिए जिस आग को जला करके आप इस प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका इस समय स्थिति क्या है, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार से आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। आपकी मेहनत ही आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो सबसे प्रदूषित अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो ये रहा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का शहर लाहौर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया गया और इसमें 423 पीएम रेटिंग के साथ में लाहौर रहा है पहले स्थान पर। पीएम 229 के साथ में जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, वह रहा इसमें दूसरे स्थान पे। और एक हमारा पड़ोसी देश और है नेपाल, उसकी राजधानी काठमांडू यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। वैसे अगर हम लोग पीएम की बात करते हैं तो आपने सुना ही होगा पीएम 2.5 या फिर पीएम 10। तो ये हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के माध्यम से ये आपके लंग्स में चले जाते हैं और इससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और कई बार प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है इन मैटर्स के कारण। तो यहाँ पर एक मैं आपको जरूरी चीज़ बताता हूँ। ये आपके सामने एक टेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पर है लेवल ऑफ हेल्थ कंसर्न और यहाँ पे है इसका कलर कैसा होता है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि यहाँ की हवा जो है वह काफ़ी साफ है और इसे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसका एक एक सिंबल भी होता है। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। 51 से 100 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये होता है मॉडरेट, यानी कि हेल्थ कंसर्न यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है और इसे येलो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 101 से 150 की, तो ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, यानी कि जिनको किसी भी प्रकार की डिसीज होती है या जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके लिए यहाँ पर खतरा होता है और इसे हम लोग ऑरेंज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है 151 से 200 और ये यहाँ से आपकी जो कंसर्न है वह शुरू हो जाती है, यानी कि अनहेल्दी लोग इससे ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं और इसे रेड सिंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपका आ जाता है 200 से 300 के बीच, 201 से 300 के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है और इसे पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर आपका आता है 301 से 500 के बीच में और इसे सबसे गंभीर श्रेणियों में काउंट किया जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैरून कलर से। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि किस एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस प्रकार के हेल्थ कंसर्न में रखा जाता है और इसका सिंबल कलर कौन सा होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस रेलवे जोन के दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा जयपुर में। तो अभी हमारी एक रेलवे लाइन है जो कि जयपुर से होकर के दिल्ली अजमेर मार्ग को जोड़ती है और इसी के ऊपर हमारे जो रेल मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड पर इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इस रेलखंड का उद्घाटन किया गया। इस रेलखंड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे दो स्थान हो गए जिनके बीच में ट्रेन चलती है। अब इसी में से हमने कोई बीच का हिस्सा निकाल लिया और इसको कर दिया है इलेक्ट्रीफाइंग, यानी कि अब यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वह इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलेंगी, यानी कि लाइट से अब ये चलेंगी। तो इसी सेक्शन का उद्घाटन किया और इसके अलावा रेल मंत्री के द्वारा यहाँ पर पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड ये हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना के किस पोत से ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो ये जो एंटी शिप वर्जन है इसका परीक्षण किया गया INS रणविजय से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब इस समय ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है अपनी टेस्टिंग के कारण, तो इसके बारे में आपको कई सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो जो इसकी इनिशियल स्टेज थी, यानी कि शुरुआत में इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर, जिसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर किया जा चुका है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एंटी शिप वर्जन है जिसकी अभी टेस्टिंग की गई, इसकी रेंज थी 300 किलोमीटर और इसने 2.8 मैक की गति से अपने टारगेट को हिट किया है। तो परीक्षण कहाँ पर हुआ ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ से INS रणविजय के ऊपर से इसको फायर किया गया। ये आप देख सकते हैं INS रणविजय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रह्मोस मिसाइल। तो फायर किया गया, उसके बाद में ये हमारी जो मिसाइल है वह गई कार निकोबार द्वीप पर
कार निकोबार द्वीप पर रखा हुआ था आपका टारगेट, जिसको जाकर के इसने हिट कर दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मोस नाम की जो हमारी मिसाइल है, इससे पहले INS चेन्नई के ऊपर से भी परीक्षित की जा चुकी है, यानी कि उसके ऊपर से भी इसका परीक्षण हुआ था। अभी 2 से 3 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो लैंड अटैक वर्जन है उसका भी अंडमान और निकोबार से परीक्षण किया गया। इसके अलावा इसका जो हमारा एयर वर्जन है, यानी कि जिसको हम लोग हवा से फायर कर सकते हैं, उसका परीक्षण सुखोई विमान के द्वारा किया गया। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मोस नाम की हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम लोग जमीन के साथ साथ, पानी के साथ साथ हवा से भी फायर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसे हमारे यहाँ के DRDO ने रूस के साथ में मिलकर के बनाया है। ब्रह्मोस के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो आपका है ब्रह्म यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, और एक है मोस यानी कि मोस्कवा नदी। तो मोस्कवा रूस की नदी है और ब्रह्मपुत्र हमारे भारत की नदी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो को प्राप्त C-32 LS-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ये प्रश्न ये कह रहा है कि अभी इसरो को जो ये टैंक प्राप्त हुआ है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की जो हमारे यहाँ की रक्षा उत्पादन करने वाली कंपनी है, उसी के द्वारा इस क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का निर्माण किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और अभी इस टैंक को इसरो को सौंप दिया गया है, यानी कि निर्माण करने के बाद में इसरो को दे दिया है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहाँ पर दिया? तो इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में इसको हैंडओवर कर दिया गया इसरो को। अब ये मुख्य रूप से काम क्या करेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ओ प्रोपेलेंट टैंक। अब जैसे अगर हम लोग किसी रॉकेट को देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा रॉकेट हो गया, जैसे GSLV Mark 3 है, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो रॉकेट से हम लोग किसी भी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजते हैं। जैसे चंद्रयान मिशन को भेजा जाना था, तो उस समय भी इसके द्वारा कुछ पेलोड थे, जैसे कि उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था, इसके अलावा रोवर था। तो इन सभी को भेजा गया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का पेलोड अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसके लिए आपको किसी टैंक की आवश्यकता होगी, जिसमें रख करके आप उन पेलोड को भेजेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक टैंक जिसकी लंबाई है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर ये लंबाई है। 5755 किलोग्राम इसकी क्षमता है, यानी कि इतने पेलोड को आप इसमें लोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से फिर आप इसे अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में, जहां पर इसरो का मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष के सिवन है। के सिवन तो इसरो के हैं। चलिए, अध्यक्ष का नाम आप नीचे बताइएगा, मुझे याद नहीं है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरीसृपों के लिए, यानी कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनके लिए अपनी तरह का पहला इको ब्रिज तैयार किया है? तो ये तैयार कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आप देखिए कि इको ब्रिज होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार का हाईवे है और इस हाईवे के दोनों तरफ आपको मिलेंगे जंगल, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इको ब्रिज, यानी कि जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। तो ब्रिज कहाँ पर बना है? पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रिज है कलाधुंगी नैनीताल हाईवे के ऊपर बनाया गया है। ब्रिज की लंबाई है 90 फीट और मुख्य रूप से यह जो ब्रिज है वह बांस, जूट और घास से बनाया गया है। अब ब्रिज बनाया क्यों गया? तो जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि सरीसृप, जैसे कि हमारे जो रेंगने वाले जीव हैं, चाहे हम सांप की बात करते हैं, मेढक की बात करते हैं, तो वह लोग यहाँ पर रोड पर ना आए। रोड की बजाय ये लोग सीधे ऊपर से जंगल में इधर से उधर पहुँच जाएं। जैसे आपने सुना होगा वो क्या कहते हैं, हाथियों वाला, हाथियों के लिए जो गलियारा बनता है, यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर होता है, जिससे हाथी बिना हाईवे पे आए हुए जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उसी प्रकार के ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनके लिए इस ब्रिज का निर्माण किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पहले से डिस्कस किया था। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या?
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में जो 3 किलोमीटर की दूरी है, इसमें हमारे नए संसद के साथ साथ जो भी अन्य भवन हैं उन सभी को रीडेवलप किया जाएगा, यानी कि उनको पुनर्विकसित एक तरीके से किया जाएगा। तो अभी जो हमारा संसद भवन रीडेवलप होगा उसकी देखरेख के लिए, यानी कि जो इसकी डिजाइन है वह किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जा रहा है, उस सभी की देखरेख के लिए केंद्र सरकार ने एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अब इस पैनल में होंगे कौन? तो हमारे जो लोकसभा का सचिवालय है CPWD है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, तो इन सभी के संयुक्त सचिव होंगे। इसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट और HCP के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के 5 सदस्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब आपको कुछ जरूरी चीजें भी इसके बारे में ध्यान रखनी है, जैसे कि CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, यानी कि जिसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसने कुछ समय पहले ही नीलामी इसकी जीती थी और इसी के द्वारा ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है इसका निर्माण किया जाएगा। और HCP की बात करते हैं तो HCP यहाँ पर प्रोजेक्ट डिजाइन सलाहकार है, यानी कि किस प्रकार से डिजाइन होगी उसके बारे में सलाह HCP के द्वारा दी जाएगी। और आप ध्यान रखेंगे कि नवंबर 2022 तक इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सूर्याधार झील का लोकार्पण किया गया? तो सूर्याधार झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका लोकार्पण किया गया है उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो पहले आप यहां पर देखिए, यह है आपका सूर्याधार झील और झील का लोकार्पण करने का मतलब क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो झील है इसको विकसित किया गया है, इसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है जिससे झील के आसपास जो भी हमारे गांव हैं उनको स्वच्छ जल मिल सके, पीने के लिए सिंचाई के लिए जल मिल सके, और इसके आसपास का जो रीजन है उसको ऐसे डेवलप किया जाए जिससे यह एक पर्यटन हब के रूप में भी कार्य कर सके, यानी कि यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग विजिट करना शुरू करें। तो झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी टोटल वॉल्यूम है 77,000 घन मीटर और इसकी टोटल लंबाई है 550 मीटर। कितनी? 550 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए झीलों की बात आई है तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ध्यान रखिएगा प्रश्न को, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर लोकसभा के नए जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब उत्पल कुमार सिंह जी की बात करते हैं तो ये हमारे एक सीनियर IAS अधिकारी हैं और अभी इनको लोकसभा सचिवालय के साथ साथ जो हमारी लोकसभा है उसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये स्थान किसका लेंगे? तो ये स्थान लेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव जी का। बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि राजीव गौबा ये हमारे वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं और हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? तो ये हमारे विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार प्रज्ञा नामक पहल को लॉन्च किया? तो ये जो पहल है इसे लॉन्च किया है हमारे खाद्य और प्रसंस्करण, इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम है क्या? तो जो भी हमारी सहकारी क्षेत्र होता है या फिर आप कह सकते हैं जो भी हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव्स होते हैं उनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उनमें जो भी कर्मचारी होंगे उनके कौशल विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा, यानी कि उन सभी के लिए यह एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। तो ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा सहकार प्रज्ञा नाम का जो पहल है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हमने मेन प्रश्नों को डिस्कस किया। आइए कुछ अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी नई चेयरमैन के रूप में IAS अधिकारी वर्षा जोशी की नियुक्ति हुई है। किसकी? वर्षा जोशी। ये हमारे यहाँ की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बन गई हैं। यूनाइटेड किंगडम के फार्मूला 1 रेसर हैं चैंपियन खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन और इन्होंने अभी बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। तो लुइस हैमिल्टन का नाम आपको वैसे भी ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता और जो जर्मनी के पूर्व फार्मूला 1 रेसर थे जिनका नाम था माइकल शूमाकर, इनके सबसे ज़्यादा
फार्मूला 1 रेस जीतने का खिताब भी जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है लुइस हैमिल्टन ने। तो काफ़ी ज़्यादा नाम इनका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम के एक खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज नाम की गाड़ी ये चलाते हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, और इनके द्वारा जो अभी राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया, जिसे हम लोग भारतीय अंगदान दिवस के नाम से भी जानते हैं, उसके अवसर पर राजधानी जयपुर में भारत के पहले ऑर्गन डोनेशन मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, यानी कि अंगदान स्मारक का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। और आप ध्यान रखेंगे कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए तीसरे पैकेज को जारी किया गया है। तो ये पैकेज कितने का है? ये पैकेज है 900 करोड़ रुपए का। टोटल भारत सरकार का पैकेज यहाँ पर है 3000 करोड़ रुपए का, और इसमें तीसरे चरण में भारत सरकार के द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आज के कल का प्रश्न मैंने क्या पूछा था? तो ये था कि विश्व शिक्षक दिवस कब होता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और इस बार की थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग दी फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम थी। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि बीसू उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज जो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, उसमें हम लोग भारत के जो भी राज्य हैं उनके त्योहारों के बारे में जानेंगे, तो वह वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।